अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। आज का प्रोग्राम है पाक भारत क्रिकेट स्पेशल। पाकिस्तान और भारत दोनों कुछ ही देर में आमने सामने होंगे। एशिया कप का ये मैच है और इसी हवाले से आज का पूरा प्रोग्राम है। सबसे पहले देखते हैं टॉप स्टोरीज। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत टाकरा आज होगा। पाक भारत मैच के लिए दुबई पुलिस ने क्रिकेट शायकीन को वार्निंग जारी कर दी। एशिया कप का मेजबान होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एहलकार मंजर-ए-आम से गायब। मोहसिन नकवी से हाथ क्यों मिलाया? भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर तनकीद। पाकिस्तान से मैच न खेलो, भारतीयों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दिया। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। और आज पाकिस्तान और भारत एशिया कप में आमने सामने होंगे। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े हरीफ एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होंगे। और एशिया कप का ये ग्रुप ए का मैच है। दुबई में दोनों टीमें एक दूसरे से टकराएंगी और आज के मैच की जो फातेह साइड है वो सुपर 4 मरहला जो है एशिया कप का, उसमें रज़ाई हासिल कर लेगी। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान भारत की क्रिकेट की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, कुछ माजी करीब की बात की जाए, तो 6 महीने के दौरान दोनों टीमें दूसरी मर्तबा आमने सामने आ रही हैं। और इससे कबल पाकिस्तान और भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में मद्दे मुकाबिल आए थे। अच्छा, अब अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो हमने आज के प्रोग्राम में कारकर्दगी को भी डिस्कस करना है। हमने ज़रा एक्सट्रीमिज़म को भी देखना है कि भारत ने कितना ज़्यादा क्रिकेट को एक्सट्रीमिज़म से जोड़ दिया है, क्रिकेट को सियासत से जोड़ दिया है। और भारत में जो इस मैच के बॉयकॉट की मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर, वो क्या है। सबसे पहले ज़रा कारकर्दगी की बात कर लेते हैं। हालिया कारकर्दगी के लिहाज से दोनों टीमें बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रही हैं। भारत ने एशिया कप में यूएई के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त फ़तह हासिल की और पाकिस्तान ने ओमान के ख़िलाफ़ बहुत ही आला तरीके से फ़तह हासिल की। और पाकिस्तान ने इससे पहले फिर अफ़गानिस्तान और यूएई को भी शिकस्त दी थी, सहमुल की सीरीज़ अपने नाम की थी। तो ये तो दोनों टीमें जो हैं वो अपने एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आमने सामने आएंगी। अच्छा, अब दुबई में चूंकि ये मैच हो रहा है, मौसम गर्म है, 41 डिग्रीज हो जाता है दिन में टेम्परेचर, लेकिन सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर उसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो 33 डिग्री तक होगा। अच्छा जी, अब ज़रा रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। ये दोनों टीमों का जो रिकॉर्ड है एशिया कप में, दोनों टीमों का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड है। भारत ने अब तक 19 में से 10 मैचों में कामयाबी हासिल की है। एशिया कप में दोनों टीमें जो हैं वो 19 मैचों में आमने सामने आई हैं। भारत 10 मैचेस जीता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 6 मैच जीता है। और पाकिस्तान की जो भारत के ख़िलाफ़ एशिया कप में आखिरी फ़तह थी वो आई थी 2022 में। और अगर टी20 फॉर्मेट की बात करें, एशिया कप जो टी20 फॉर्मेट में हुआ है तो उसमें भारत ने 2 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने एक बार कामयाबी हासिल की है। लेकिन अगर हम ओवरऑल टी20 क्लैशेस की बात करें, ये दोनों टीमें टी20 में पाकिस्तान और भारत जो है वो 13 मरतबा आमने सामने आए और इन 13 मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 13 मैचेस में से 9 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान जो है वो 3 मैच जीता और 1 मैच जो है वो बराबर रहा था। अच्छा जी, अब ये जो मैच का मामला है इसमें ज़रा ये हाई वोल्टेज मैच हमेशा होता है पाकिस्तान भारत का, लेकिन पाकिस्तान भारत जो है वो अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि एक जंगी मार्का था दोनों मुल्कों के दरमियान। पाकिस्तान ने 6-0 से फतह हासिल की थी, 6 जहाज़ पाकिस्तान ने भारत के गिरा दिए थे। तो इस वजह से भारतीय जो है वो थोड़े ज़्यादा गुस्से में हैं और इसी वजह से बॉयकॉट की भी मुहिम चलाई हुई है उन्होंने। और इसीलिए दुबई पुलिस ने सख्त वार्निंग जारी कर दी है और दुबई पुलिस के जो हुक्काम हैं उन्होंने वाजे कर दिया है कि स्टेडियम में किसी किस्म का तशद्दुद या बदज़बानी या नस्ल परस्ताना जो रवैया है वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दुबई पुलिस के जो इवेंट सिक्योरिटी कमेटी के जो चेयरमैन हैं मेजर जनरल सैफ मुहेर अल मजरूई, उनके मुताबिक तशद्दुद या बदज़बानी करने वालों को 1 से 3 महीने कैद और 10 से 30 हज़ार दिरहम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, जो कि अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन बनता है 7.5 लाख से 23 लाख रुपए का जुर्माना। और दुबई पुलिस ने बड़ा मशवरा दिया है कि लोगों
को कि वो खेल के दौरान मस्बत रवैया अपनाएं, महज़्ज़ब रवैया अपनाएं, और उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने कोई खिलाफ वर्जी की कानून की तो उसके खिलाफ फ़ौरी कार्रवाई की जाएगी, ताकि स्टेडियम का जो माहौल है वो ख़राब ना हो और शायकीन जो हैं वो बहिफाज़त रहें। अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज़ की। जैसे मैं बता रहा था आपको कि भारत जो है वो ऑफ़िशियली इस मैच से भागना चाह रहा है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये कि जो बेसिक चीज़ जो सामने नज़र आई है वो ये है कि एशिया कप का मेज़बान होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो एहलकार हैं वो मंजर आम से गायब है, और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच के बॉयकॉट की मुहिम की वजह से पाक भारत मैच में किसी भी आला ओहदेदार को दुबई भेजने का फ़ैसला नहीं किया, और बीसीसीआई के जो ज़्यादातर ऑफिशियल्स हैं वो मैच से ख़ुद को दूर रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक का बड़ा बैकलैश आएगा। अच्छा, अब भारतीय मीडिया पर बोर्ड के ओहदेदारों की मैच में नज़र ना आने की पॉलिसी को खामोश बॉयकॉट कहा जा रहा है। ये एक साइलेंट बॉयकॉट है जो कि उनकी तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम आपको भारत के लोगों की बताएं ज़रा सिचुएशन, तो एक तो सोशल मीडिया पर कैंपेन हो रही है, और एक मामला अदालत में भी पहुंचा था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस मैच पर पाबंदी लगाई जाए। ये जो मैच हो रहा है पाकिस्तान और भारत का, एशिया कप का मैच, उस पर पाबंदी लगाई जाए और उसको गैर आइनी करार दिया जाए, और उस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मैच रुकवाने की जो दरख्वास्त थी उसकी फ़ौरी समाअत की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी, और अदालत ने कहा कि जी इसमें हंगामी नौयत का कोई मामला नहीं है और इस वक्त कुछ नहीं हो सकता है, मैच होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जी एक मैच है और इसको मैच ही रहने दें। तो ये एक सेंसिबल बात की सुप्रीम कोर्ट ने भारत के। अच्छा, लेकिन जो भारत के जो कप्तान हैं सूर्या कुमार यादव, उनको उनके पीछे पड़ गई है भारत की पब्लिक, क्योंकि उन्होंने हाथ मिलाया था मोहसिन नकवी से। अब मोहसिन नकवी जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं, और ये ट्रॉफ़ी की जो रोनुमाई की तकरीब थी एशिया कप की, उसमें सूर्या कुमार यादव ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, और उसके बाद उन पर सख्त तनकीद हो रही है पूरे भारतीय अवाम की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से। उन्होंने जो है वो, मीडिया ने बड़ी हेडलाइंस लगाई, फिर सोशल मीडिया पर सार्फिन जो हैं वो उनको बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कोई लिख रहा है कि जी ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है, कोई लिख रहा है कि इनको अपना चेहरा शीशे में या आईने में किस तरह देखते हैं ये लोग। बहुत सारे भारतीय शायकीन जो हैं वो बॉयकॉट करते हुए नज़र आ रहे हैं मैच का। ट्विटर पर उन्होंने, भारतीयों ने एक ट्रेंड चलाया हुआ है, नो क्रिकेट विद टेरर, और जो उनके जो मीडिया के जो लोग हैं, जो भारत के जो मीडिया के लोग हैं, अर्नब गोस्वामी वगैरह, जो आपको पता है कि बिल्कुल ही एक तरीके से हिस्ट्रियाई कैफियत का शिकार होते हैं और बिल्कुल पागल कैफियत में आ जाते हैं वो लोग। जी, ये है जी सूरत हाल इस मैच के हवाले से भारत में और पाकिस्तान में। जो है वो सेलिब्रिटीज़ क्या कह रहे हैं, आइए ज़रा ये भी देख लेते हैं। वैसे जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो बस ऐसा है कि जैसे लगता है कि जंग को खेल और खेल को जंग समझते हैं। लेकिन हमें अपनी टीम से बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके भी और हमारे भी हैं। लेकिन ऐसा रश होगा, कमाल होगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कप लेके आना है भाई। दिल थोड़ा सा धड़का हुआ है, मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तानियों का, क्योंकि पीछे जो हमारी रेपुटेशन थी जो वो अच्छी नहीं थी। हमने अच्छा खेला भी नहीं था, मैच भी हारे हैं, मगर फिर भी हर दफ़ा उम्मीद रहती है पाकिस्तान अपना मजबूत जो साइड है वो दिखाएगी और इंडिया के ऊपर हावी रहेगी। और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जितवाए। सेलिब्रिटीज़ के भी मैसेजेस आपने देख लिए जी। पाकिस्तान बमुकाबला भारत, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहना चाहिए, क्रिकेट में सियासत नहीं आनी चाहिए, लेकिन भारतीय जो क्रिकेट है उसमें तासुब आ चुका है, उसमें इंतहा पसंदी आ चुकी है। अब इस पूरे मामले पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे आज। भारत की जो टीम है उसका हम एक एनालिसिस कर लेंगे, पाकिस्तान की टीम का एनालिसिस कर लेंगे, और जो एक्सट्रीमिज़म वहाँ पर बढ़ रहा है क्रिकेट में उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम ओवैस।
इकबाल साहब बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। अब मैं चाहूँगा थोड़ा-सा इसी हवाले से पहले आपसे बात कर लूँ कि आपने तो चूँकि काफ़ी अरसा इस दश्त की सयाही में लगाया है और क्रिकेट को भी क्रिकेटर्स को भी आप बड़े अच्छे तरीके से इन एंड आउट जानते हैं। तो ये जो भारत की जो क्रिकेट है उसमें एक्सट्रीमिज़्म जो है वो कब से आ गया? हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं भारत के लोग भी और भारतीय क्रिकेटर भी ख़ास तौर पर। ये कैसे आ गया? कब से आ गया? देखिए, अगर वो है हकीकत की निगाह से देखा जाए तो 2014 के बाद से एक्सट्रीमिज्म ज्यादा आ गया, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारतीय जनता पार्टी की। वरना इससे पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो ऐसा नहीं था, इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाते थे। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बीच में कशीदा रहे। भारतीय टीम 78 में पाकिस्तान के दौरे पर आई, और आखिरी मरतबा जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा किया था, मैंने उस दौरे को कवर किया था। लेकिन फिर उसके बाद 2012-13 में जब जक्का अशरफ पीसीबी के चेयरमैन थे तो पाकिस्तानी टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए भारत गई थी। लेकिन अब इतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म आ गया है, जो भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिस तरह से इंतहा पसंद हिंदुओं का जो रवैया है, उसको देखते हुए अब वो क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है मोदी गवर्नमेंट। कि क्रिकेट से जो है ना लोगों के जज्बात को मुश्तइल किया जाता है और क्रिकेट के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। अब आप देखें, मैं तो हैरान हो गया, भारतीय पार्लियामेंट में उनके जो रुकन है ओवैसी साहब, जिनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है, वो भी ये कह रहे थे, उनकी तकरीर देख रहा था, कि जनाब अली, भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात खत्म कर देने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे एक पेज पर जमा हो गए। सबकी एक ही इंटेंशन है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाया जाए और ताल्लुकात। लेकिन अब चूंकि भारत को ये दरअसल यहाँ पर भारतीय गवर्नमेंट एक मुश्किल में फंस गई, क्योंकि भारत जो है वो बिड करने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स की, और भारत 2036 के ओलंपिक गेम्स की बिड करने जा रहा है। अगर वो यहाँ नहीं जाता, बॉयकॉट करता है किसी इंटरनेशनल इवेंट का, तो उसके असरात मुरतब होंगे। जो कमेटियां हैं जो कि मेजबानी देंगी, वो भारत को उससे एक्सक्लूड कर सकती हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब, जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होंगे जिसमें एक से ज्यादा टीमें शरीक होंगी, वहां भारत खेलेगा। लेकिन जहर अभी भी उगला जा रहा है, और भारतीय मीडिया जिस तरीके से जहर उगल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम कवर नहीं करेंगे। लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि आप मैच मत देखें, आप इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच देखें। मतलब बच्चों वाली हरकतें। मेरे ख्याल में ये एक्सट्रीमिज्म नहीं तो और क्या है, इसको और क्या कहेंगे आप? अच्छा, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट किस्म के बयान देते हैं, जैसे इरफान पठान है या शिखर धवन वगैरह हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट बयानात देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जो वेटरन्स का एक कप हो रहा था, उन्होंने इस मैच को उसको बॉयकॉट कर दिया था। और इतना ज़्यादा इनके अंदर तअस्सुब भरा भरा हुआ है। तो क्या ये पहले भी इतने मुतअस्सिब थे, या फिर ये अब ज़्यादा हो गए हैं? मेरे ख्याल में ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, अमित शाह के बेटे हैं जो वजीर दाखिला हैं भारत के। तो ये सारे अपनी हमदर्दियां, अब आप गौतम गंभीर को देख लें, वो भी रुकने पार्लियामेंट रहे हैं बीजेपी की जानिब से। और भी हरभजन सिंह भी जहर उगल रहे हैं, कपिल देव ने भी कह दिया है कि जी नहीं खेलना चाहिए। तो ये एक्सट्रीमिज्म और ज्यादा इसलिए आया है कि हुकूमत की जो है सिंपथीज गेन की जाए कि ये हमारा बड़ा वफादार है। गालिबन इसकी एक वजह ये भी है। अच्छा इकबाल साहब, अब ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। पहला मैच खेला पाकिस्तान ने ओमान के ख़िलाफ़, बड़ी ज़बरदस्त फ़तह हासिल की। गो के ज़ाहिर है मतलब ओमान की टीम पाकिस्तान की टीम के आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ही वीक टीम है, बहुत ही जूनियर टीम है। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। तो आप कितना ज़्यादा मुतमईन हैं पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस से? देखिए ओवैस, अगर ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर बात की जाए, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो बड़ा खुश हूं कि 93 रन से हरा दिया। लेकिन जो खामियां नजर आई हैं पाकिस्तान और भारत का, अगर आप कंपैरिजन करें, पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी कमजोर नजर आई है। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो नाकाम रहे पहली गेंद पर। अब आप देखें साइम अयूब जिस तरीके से स्ट्रोक खेलते हुए आउट हुए, और वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। तो साइम अयूब तो बुनियादी तौर पर बैट्समैन है, उन्हें ऑलराउंडर बना दिया है, वो बॉलिंग करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से वो अपनी की तवज्जो जो है अपनी बैटिंग पर से हट रही है। पाकिस्तान के 4-5 टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि बैटिंग ऑर्डर को शफल किया जा रहा है। अब आप देखें, जो उसके खिलाफ, ओमान के खिलाफ मैच हुआ, उसमें आपने मोहम्मद हारिस को ऊपर भेज दिया।
आपने इनिंग्स तो ओपन कराई, साहबजादा फरहान और साइम अयूब से, फखर रहमान जो वन डाउन आ रहे थे वो चौथे पे आ गए, फिर जो चौथे पे आते थे आपके हसन नवाज वो छठे पे चले गए, सलमान अली आगा पांचवे पे आ गए। तो बैटिंग ऑर्डर को आप शफल कर रहे हैं, सेटल नहीं हो पा रहा। और ओमान के मुकाबले में भारत की टीम खासी मजबूत है। वो तो ओमान के फील्डर से आमिर कलीम से कैच छूट गया उसी ओवर में, साहबजादा फरहान का जो 85 रन की पार्टनरशिप हुई साहबजादा फरहान और हारिस के दरमियान, उसकी वजह से पाकिस्तान वापस आया। तो पाकिस्तान को अपनी खामियों पर तवज्जो देनी होगी। भारतीय टीम ज्यादा तजुर्बाकार है, ज्यादा मजबूत है, उनके बॉलर ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, आईपीएल में खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी खामियों पर तवज्जो दे, बैटिंग ऑर्डर को सही करे। बॉलिंग तो निस्बतन बेहतर है पाकिस्तान की, लेकिन वो पाकिस्तान जो एक जमाने में फास्ट बॉलिंग के जरिए दुनिया भर के लिए मुश्किलात पैदा करता था, अब उस टीम में सिर्फ एक ही जेन्युइन फास्ट बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी। तो कहाँ गए फास्ट बॉलर जो इतने? नसीम शाह टीम से ड्रॉप है, हारिस रऊफ को खिला नहीं रहे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो हैं, लेकिन एक जज्बा, एक जोश होता है भारत के खिलाफ। और पाकिस्तानी टीम के बारे में वैस कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है। जिस तरह से 66 रन पर इन्होंने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को आउट किया, लोग समझ रहे थे बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, तो कुछ भी आप इनसे तवक्को कर सकते हैं। अच्छा, इकबाल साहब ये बताइएगा कि बाबर आज़म का और मोहम्मद रिजवान का टीम में ना होना, ये टीम पर किस तरह का असर डाल रहा है? देखिए, बाबर को तो मुझे लगता है कि जाती अना की भेंट चढ़ा दिया गया है। कुछ लोग सिलेक्शन कमेटी में ऐसे जो बाबर को पसंद नहीं करते, और माइक हैसन भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग के लिए आए हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, डॉलर्स उन्हें मिल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बोर्ड की पॉलिसी टो करूं। हालांकि बाबर जैसा बैट्समैन पाकिस्तान में आप देखें, 2015 में उसने डेब्यू किया था, मई 2015 में अपना वनडे डेब्यू मैंने कवर किया था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में वर्सेस जिम्बाब्वे। उसके बाद से 10 साल में आप मुझे बताएं कौन सा सुपरस्टार आया है पाकिस्तान के पास? शाहीन शाह अफरीदी आए 2018 में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन से। तो बाबर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, एक तजुर्बाकार बैट्समैन की आपको जरूरत है। लेकिन जो माइक हैसन का फार्मूला है कि मार धाड़ करो, लगता है कि इंटेंट उन्होंने ये कह दी कि अग्रेसिव इंटेंट हो, तो अग्रेसिव इंटेंट अच्छी बॉलिंग के खिलाफ फल जाएगी। लेकिन बाबर के साथ ज्यादती है। रिजवान भी जो है उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में रन स्कोर किए, अब रिजवान भी बाहर है। हारिस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, 10-11 इनिंग्स में नाकामी के बाद उनको जो है कल वन डाउन भेजा गया और उन्होंने रन्स कर दिए। एक मैच में रन्स करने से और जिस अंदाज से उन्होंने रन्स किए हैं कि निकल निकल के मार रहे हैं, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ वो फंस जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ियों की कमी हमें शिद्दत से महसूस होगी। इकबाल साहब, ये बताइएगा, इंडियन टीम है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। आपका तजर्बा क्या कहता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? इंडिया के कौन-कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आज पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं वो ज़रा अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं? वो जो प्लेयर्स टू वॉच होते हैं, वो कौन से हैं इंडिया के? देखिए, वैसे अगर देखें आप, पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मुकाबला हुआ बड़ा सख्त हुआ है, लेकिन इस मर्तबा वो विराट कोहली जो हमेशा फंस के पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करता था, मैन ऑफ क्राइसिस था, वो टीम में नहीं है। रोहित शर्मा टीम में नहीं है, लेकिन उनके पास इतना टैलेंट है कि आप देखें, सूर्या कुमार यादव उनके कप्तान है, शुभमन गिल, शिवम दुबे बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, अभिषेक नायर उनके ओपनर है, और उसके अलावा सैमसन वो भी बड़े जबरदस्त है। उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। फिर बॉलिंग में आप देखें, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या जब मैच खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके हाथ में जो घड़ी होती है वो 20 करोड़ रुपए उसकी भारतीय करेंसी में मालियत है, पाकिस्तानी तकरीबन 60 करोड़ रुपए की घड़ी है। और वो घड़ी दुनिया के 50 लोगों के लिए बनाई गई थी, सबसे पहले राफेल नडाल के लिए बनाई गई, जो टेनिस प्लेयर है। तो अब, और हार्दिक पांड्या हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। फिर उनकी बॉलिंग में कुलदीप यादव हैं, फिर उनके अलावा वरुण चक्रवर्ती है जो अमरार की तरह मिस्ट्री बॉलर है, फिर अक्षर पटेल है। तो उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग काफी मजबूत नहीं। ये अलग बात है वो कलेक्ट कर जाए। शाहीन शाह अफरीदी का मैं देख रहा था रिकॉर्ड कि अपने पहले ही ओवर में वो विकेट लिए हैं उन्होंने, लेकिन अब भारत के खिलाफ क्या करते हैं देखना होगा। इसी मैदान पर आपको याद होगा वैस कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूद थे। ना अब उस टीम के श्रेयस अय्यर इस टीम में, ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, लेकिन फिर भी एक यंग टीम है, एनर्जेटिक टीम है, टफ टाइम देगी। ऑन पेपर मजबूत नजर आती है। आप देखें इस वक्त T20 की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत नंबर 1 है। तो उसको देखते हुए मुझे लग का पल्ला भारी है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, तो कुछ पता नहीं है पाकिस्तान क्या कर जाए।
अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि भारत की जो टीम है वो नंबर वन टीम है, यंग टीम है लेकिन फिर भी नंबर वन टीम है। और हम ये देखते हैं कि वो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो मैदान में उतरते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरते हैं, बड़ा अच्छा गेम खेल रहे होते हैं। तो और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी यंगस्टर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के यंगस्टर्स का मामला ये है कि वो स्टार तो बन जाते हैं, सुपरस्टार नहीं बन पाते, या कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो शायद रुक जाती है। वो इंडिया की टीम ऐसा क्या कर रही है, इंडिया का बोर्ड ऐसा क्या कर रहा है, क्यों उनकी जो यंग टीम है वो नंबर वन हो चुकी है और नंबर वन के तौर पर अच्छी कारकर्दगी दे रही है, क्या वजह है? एक तो कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी की कमी है पाकिस्तान में। जिस तरीके से खिलाड़ी आते हैं चले जाते हैं, हमने आप देखे पिछले बरस कितने खिलाड़ी हमने आजमाए जो आए और चले गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर वो लोग रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, फिर उनके यहाँ आईपीएल है जो दुनिया भर की नंबर वन लीग है। तो आईपीएल की वजह से भी, और दुनिया भर के टॉप के क्रिकेटर्स जो है वो आईपीएल में खेलते हैं, जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों को उनके साथ खेलकर अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है। तो उसकी मेन रीजन यही है। और फिर माशी तौर पर बड़े वो जिसे कहना चाहिए कि खुशहाल है भारतीय क्रिकेटर्स के, उनको इतने पैसे मिलते हैं। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो रोते रहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से टैलेंट बहुत ज्यादा है। फिर आप देखें 1.25 अरब की आबादी का मुल्क है, हर सूबे में उनके जो है वो क्रिकेट ही क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल में उसकी बुनियादी वजह यही है आईपीएल। और फिर उसके अलावा बुनियादी वजह ये भी है कि उनके खिलाड़ियों को पैसे अच्छे मिलते हैं और दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होती है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें तो पाकिस्तान के आज के मैच के हिसाब से जो प्लेयर्स टू वॉच हैं वो कौन से होंगे, कौन से प्लेयर्स भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं आज के मैच में? देखिए, हमारी अगर स्ट्रेंथ की आप बात करें, एक तो फखर जमान मोस्ट सीजन कैंपेनर, सबसे तजुर्बाकार खिलाड़ी, रन स्कोर कर रहा है, उस पर सबकी नजरें होंगी। एक तो फखर जमान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे, जिस तरह की परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज ने दी है, ऑलराउंड कारकर्दगी, वो दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। फिर डिपेंड करता है, मोहम्मद हारिस ने कल जिस तरह से बैटिंग की, वो लग रहा था कि निकल निकल के मार रहा है। बॉलिंग ना तजुर्बाकार थी, कमजोर थी। भारतीय टीम होमवर्क करके आएगी कि मोहम्मद हारिस, क्योंकि वो सर्किल का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वन डाउन आया तो भारतीय टीम उस पर नजर रखेगी। उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें, शाहीन शाह अफरीदी से बात वाबस्ता है हमेशा। यही आपको याद होगा 2021 में उन्होंने एक ही ओवर में जो 2 विकेटें हासिल की थी, सूर्या कुमार यादव की और रोहित शर्मा की, तो वहीं से वो हीरो बने। तो अब यही 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनसे बहुत तवक्कुआत वाबस्ता है। कप्तान सलमान अली आगा ने पहले ही मैच में ट्राई नेशन के रन्स किए थे, उसके बाद रन्स ही नहीं हो। उनके अलावा साइम अयूब बॉलिंग बजाय बैटिंग की तरफ ध्यान देने के, साहबजादा फरहान छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहे हैं, इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। हसन नवाज जो इतने अच्छे बैट्समैन है, पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनका नंबर बदल के वो भी इतने मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं पेश कर रहे। तो ये लम्हा फिक्रिया है। फिर सुफियान मुकीम जो मिस्ट्री स्पिनर है, और अबरार, ये दोनों क्या करते हैं देखना होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन अब हमारी बैटिंग और उनकी बॉलिंग के दरमियान मुकाबला होगा असल तो, क्योंकि हमारी बैटिंग वल्नरेबल है। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, वो पाकिस्तान वर्सेस ओमान की जब बात हो रही थी, तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है, मतलब पाकिस्तानी एक खिलाड़ी जो कि कराची में खेलता था और वो ओमान की टीम का खिलाड़ी है, वो आमिर कलीम उसका नाम है। उसने ओमान की तरफ से खेला है वो पाकिस्तानी लेकिन ओमान की तरफ से खेल रहा है। तो इस तरह के भी वाक़यात पाकिस्तान में बहुत होते हैं। देखिए, ये कराची में क्रिकेट खेलता था, कराची जोन 4 उसका एक क्लब था, यंगस्टर जिमखाना, ये उससे खेलता था। यहाँ पर तो वो नौकरी की तलाश में चला गया ओमान, और वहां जाकर वो ओमान की टीम में सेलेक्ट हो गया। अब आप देखें 43 ईयर्स की एज में T20 क्रिकेट में के 2 खिलाड़ी खेले 43 के, लेकिन सबसे ज्यादा उम्र रसीदा यही थे, आमिर कलीम। तो आमिर कलीम को जब, यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं ओएस जिनको मौके नहीं मिले, चले गए। समी असलम की मिसाल आपके सामने, टेस्ट और में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो अमेरिका चले गए। हम्माद आजम जो T20 वर्ल्ड कप में थे 2010 के, वो अमेरिका चले गए। रमीज राजा जूनियर, बेशुमार क्रिकेटर्स। हमारे पाकिस्तान में क्या टैलेंट की कदर नहीं है, जिसकी कोई जान पहचान है, जिसको के ज्यादा कोच और सिलेक्शन कमेटी और कप्तान जिसको ज्यादा पसंद करते हैं, उसी की गुड्डी चढ़ती है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है यहाँ पाकिस्तान में। तो यही वजह है कि आमिर कलीम जो था वो चला गया। अब उसने अपने, हालांकि वो बैटिंग अच्छी कर रहा था, 10-12 रन किए उसने, शाहीन आफरीदी को छक्का भी लगा दिया था कल। लेकिन क्या हुआ कि वो जो है वो
आउट हो गया, और उससे इम्प्रेशन तो यही दिया कि भाई मुझे आप उसे 3 विकेटें भी ली, कि मेरे साथ अगर इंसाफ होता तो शायद मैं आज पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाता। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि फाइनली आपसे आखिर में वो प्रेडिक्शन होती है ना, वो ले लूँ ज़रा परसेंटेज में, अगर आप बता सकें कि भाई किसका पलड़ा कितना भारी आपको नज़र आता है आज के मैच के हवाले से, परसेंटेज वाइज विनिंग जो है वो आपके ख्याल में किसकी तरफ जो है वो जीत जाएगी, क्या ख्याल है? देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी तो ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज नहीं करना। 50% इंडिया के लिए, 40% पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि ये टीम ऐसी टीम है, अनप्रिडिक्टेबल, किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है। अब देखिए, अल्लाह करे है जो कि लोग तवक्को कर रहे हैं कि भारत फेवरेट है, उन तमाम। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया, और बात हो रही थी उनसे पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से, और भारत में जो क्रिकेट का एक्सट्रीमिज़म है उसके हवाले से भी। वर्ल्ड वाइज का ये स्पेशल एपिसोड पाकिस्तान बमुकाबला भारत क्रिकेट मैच के हवाले से है। और अब ज़रा बात करते हैं कि मोदी राज में भारत में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या जो आज़ादी इजहार है वो एक जुर्म बन गया है, एक गुनाह बन गया है, और अल जज़ीरा ने एक मुकम्मल रिपोर्ट इसके हवाले से शाया की है, और इस पर हम ज़रा बात कर लेंगे थोड़ी सी। और चूँकि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच का सेंटिमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, और सोशल मीडिया पर इस मैच के बॉयकॉट की मुहिम चल रही है भारत के लोगों की तरफ से। भारत के जो वो लोग जिनको मैं कहूँगा कि बहुत सारे, ज़ाहिर है भारत में अच्छे लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि क्रिकेट हो, क्रिकेट में सियासत ना हो और अच्छे ताल्लुकात हों पाकिस्तान से, लेकिन बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट भी हैं जो कि मोदी की जो फ़िलॉसफ़ी है उसके मानने वाले हैं, या जो हिंदुत्व की जो एक्सट्रीमिस्ट फ़िलॉसफ़ी है उसके मानने वाले हैं। वो क्रिकेट को भी ख़राब कर रहे हैं, भारत को भी ख़राब कर रहे हैं। राजा फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, पाक भारत मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप मुझे ये बताइए, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि भारत में सोशल मीडिया पर जो ओपिनियन है उसको हुकूमत किस तरीके से कंट्रोल कर रही है, भारत की हुकूमत? देखिए, भारत शुरू से ही, ऑफ कोर्स, जब हम मोदी जी की हुकूमत देखते हैं 2014 से ही हमें एक टेंडेंसी नजर आई कि पहले तो उन्होंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कंट्रोल किया, और ऑफ कोर्स अब तो हर तरफ जितना भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जितने भी मालिकान हैं वो किसी ना किसी तरीके से बीजेपी और आरएसएस आइडियोलॉजी के साथ मुंसलिक हैं, जिसके तनाजुर में कि वो किसी भी तरीके से कोई भी आवाज जो कि मोदी जी के खिलाफ उठती हुई नजर आए उसको उसका कला कुमा करते हैं। लेकिन जो हमें जब नजर आता है कि सोशल मीडिया एक अहमियत पकड़ गया, खुसूसन जो जदीद दौर है उसमें ऐसी एप्स मौजूद है जिसमें कि किसी ना किसी तरीके से ऑफकोर्स चीज बहुत जल्दी वायरल होती है और मैसेज बहुत जल्दी जाता है। तो इस सारे तनाजुर में हमें ये देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे वो लोग कि जिनकी आवाज किसी ना किसी तरीके से इंडियन भारतीय मुआशरे में अहमियत की हामिल थी, उसको ब्लॉक किया गया। अब मैं खुद भी अगर देखूं तो मैं भी इंडिया में, मेरा ट्विटर और मेरा फेसबुक सब कुछ बैंड है। उसकी वजह यह है कि मैं भी उन आवाजों में से था जो कि मोदी जी को आड़े हाथों लिया करता था, एंड मैं क्योंकि इंडियन मीडिया पे अपीयर होता था तो इस वजह से मेरे इंडियन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे। तो उस तनाजुर में मेरे जैसे बंदे को भी अपने मुल्क में उन्होंने बैन किया, और अपने मुल्क के बहुत से ऐसे सहाफी हैं जो कि किसी न किसी तरीके से मोदी जी को आईना दिखाते थे, और वो मोदी जी बुरा मना जाते थे। और इस तनाजुर में ऑफ कोर्स हमें उनके भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी बैन हुआ हुआ हमें नजर आता है। अच्छा, अब तक कौन-कौन से लोग, या यूँ कहिए कि कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो इस सेंसरशिप का निशाना बने हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है? देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको के निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी जो ऑफ कोर्स आवाज आजकल वहां से नजर आती है वो मोहम्मद जुबैर की है। मोहम्मद जुबैर जो हैं वो जाने जाते हैं अपने एक फोरम के जरिए से, जो कि फेक न्यूज जो वहां पे प्रमोट की जाती थी उसको वो बस्ट किया करते थे। और साथ में ये है कि हर वो प्रोपेगेंडा जो कि उनकी गवर्नमेंट किया करती थी उसको वो बस्ट किया करते थे। ये ऑफ कोर्स इंडियन ही हैं, इंडियन सहाफी हैं। इनको ना सिर्फ इनका वो जो न्यूज पोर्टल था वो भी बैन किया गया, बल्कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनके ऊपर भी कदगन लगाई गई। कुछ पार्शली बैंड है, कुछ फुली बैंड है। अगर बात की जाए राना अयूब की, राना अयूब एक और जर्नलिस्ट हैं जो कि उसी दिन बैन हुई थी जिस दिन के मुझे भी बैन किया गया। हम दोनों एक ही रोज बैन हुए थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट
2022 और तब से ही ये बैन चले आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बैन था वो दी वायर का था, जो कि पहले भी एक दो दफा बैन हो चुका था। अब तो मई 2025 की वॉर के बाद उसको फौरन से बैन कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि वो सच पे मबनी वीडियोस कर रहे थे, वो सच पे मबनी वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसलिए उनको बैन कर दिया। अच्छा, अगर हम कुछ नंबर्स की बात कर लें या स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट के जो टेक डाउन ऑर्डर्स होते हैं कि जी ये कंटेंट हमें पसंद नहीं आ रहा, इसको आप उतार दें, जो गवर्नमेंट जो है वो उतार देती है कंटेंट टेक डाउन ऑर्डर्स के ज़रिए, तो टेक डाउन ऑर्डर्स में कितना इजाफा हुआ है? देखिए, अगर 2014 से शुरू किया जाए तो अमूमन शुरू में तो सोशल मीडिया को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रीवियस जो दौर था मोदी जी का, उसमें मोदी जी को बड़े आड़े हाथों लिया गया। खुसूसन जब राहुल गांधी हमें रोड पे वो भारत यात्रा करते हुए नजर आए, तो उस यात्रा के दौरान ऑफकोर्स जो सोशल मीडिया कैंपेन्स थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसके बाद इनको ये एहसास हुआ कि गालिबन सोशल मीडिया इस मौजूदा दौर में ज्यादा अहमियत का हामिल है, ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया। तो इसीलिए हमें नजर आया कि उस दौर में सबसे ज्यादा कदगन लगाएगी। इसी तनाजुर में जो CAA के तनाजुर में जो प्रोटेस्ट होते रहे, उसके दौरान भी हमें बहुत बड़े पैमाने पे इसके ऊपर कदगन लगती हुई नजर आई। फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट जो हुए थे उसमें भी नजर आई। और अब मई 2025 की जो वॉर हुई, उसके बाद जिसने वो वीडियोस जो लगा रहे थे उधर से कि मिसाइल्स पड़ रहे हैं, और फिर वो लोग जिन्होंने के राफेल के वो जो फ्यूसलाज थे उनकी फुटेजेस लगानी शुरू कर दी थी, सबके सबको बैन कर दिया गया। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ ये पावर्स सेंटर इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वो हर एक स्टेट में जो स्टेट हेड्स हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसकी जो एप्लीकेशन है उसको वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इसके तनाजुर में एक गली मोहल्ले में भी अगर कोई अहमियत रखने वाला बंदा कुछ भी करने जा रहा हो तो उसको भी बैन किया जा सकता है। अच्छा, अब जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच के हवाले से चल रही है जो बॉयकॉट मुहिम, तो उसके हवाले से मुझे बताएं कि जी सोशल मीडिया पर क्या सेंटिमेंट चल रहा है? देखिए, दो किस्म के सेंटिमेंट्स होते हैं। एक तो वो जो कि कुछ समझदार लोग होते हैं जो कि क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट के तौर पे ही देखते हैं, और क्रिकेट को एक बैकडोर डिप्लोमेसी के तरीके से भी उसको देखते हैं, और वो इसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जो अमूमी सोच नजर आती है भारत की तरफ से, और जो अमूमी हमें वो जो गैंग्स, जो साइबर गैंग्स बैठे हुए उस तरफ से नजर आते हैं, उनकी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि किसी तरीके से दोनों देशों में एक नफरत की फजा रहे, और वो क्रिकेट को भी बदकिस्मती से नफरत की फजा के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भारतीय नागरिक, ओवरऑल जो नागरिक हैं, वो ऑफकोर्स क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे ही लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं हमेशा से इस चीज का कायल रहा हूं कि हर वो प्लेयर, वो भले इंडिया का प्लेयर हो, अगर वो अच्छा खेलता है तो उसकी तारीफ बनती है, और मैंने बारहा तारीफ की भी है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी उतनी ही तारीफ जितनी के भारतीय प्लेयर्स की तारीफ। लेकिन एक नफरत का एलिमेंट हमें भारत की तरफ से नजर आता है। उसकी शायद वजह यह है कि वो हर एक चीज जिसमें किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान उभरता हुआ नजर आए, वो उनको पसंद नहीं। उसकी वजह यह है कि वो साला साल से उनके दिल में जो पाकिस्तान के लिए नफरत डाली गई है, वो ऑफकोर्स किसी भी तरीके से जाने को तैयार नहीं। अच्छा, मैं पहले मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से भी यही बात कर रहा था कि इंडिया के प्लेयर्स ने जो वेटरन्स क्रिकेटर्स का मैच था वो नहीं खेला, बॉयकॉट किया। अब ये मैच खेलने पर जो है वो इंडिया फिर क्यों राज़ी हो गया, कैसे राज़ी हो गया? देखिए, उनको आदत है थूक के चाटने की। वहां पे हमने देखा कि ये उस वक्त ताजा ताजा मई 2025 वॉर हुई थी, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी थी, और उनको राफेल देने पड़े थे, MiG-29, मिराज, फिर मिराज 2000, Su-30, ये सब कुछ देना पड़ा था, और इनको भागना पड़ा था ऑफकोर्स वॉशिंगटन में अपनी जान बचाने के लिए, और उनसे कहना पड़ा था कि हमारी इनसे जान छुड़वाएं। उस तनाजुर में ऑफकोर्स उस वक्त ताजी ताजी ठेस लगी थी, तो इनको ये नजर आया कि हम नहीं खेलना चाहते। उसकी वजह यह है कि
इनकी नजर में उस वक्त भी सिंदूर 2 जारी था। सिंदूर 1 पहले उसमें इन्होंने हमसे मार खा ली थी, तो ये अपनी तरफ से एक सिंदूर 2 लेके जारी किया हुआ था इन्होंने। और ऑफ कोर्स यूपी का इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन, तो वो फिर उस तनाजुर में ऑफ कोर्स बीजेपी ने ये इंश्योर करना होता है कि एक नफरत की फजा रहे, उस नफरत की फजा से ही उनको वोट मिल सकता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो कोई पुण्य के काम तो ऐसे किए नहीं मोदी जी ने कि वो किसी से डोर टू डोर जाके वोट मांग सकते हैं। अच्छा, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जैसे इरफान पठान ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा उसकी। वो हमेशा पाकिस्तान का मुखालिफ रहा है और अब जो है वो मतलब वो इस मैच की कमेंट्री करना चाह रहा था। पहले जो है वो मैच का बॉयकॉट की मुहिम चलाई हुई थी उसने और वेटरन्स वाला मैच बॉयकॉट किया उसने, और फिर कहते हैं कि जी चूँकि मतलब पैसा ज़्यादा आ गया तो अब आप कहते हैं कि जी मैं इस मैच की कमेंट्री करूँगा पाकिस्तान इंडिया के एशिया कप मैच की। ऐसा क्यों है? इरफान पठान जैसे जो लोग हैं, इनको तो मौका चाहिए होता है कि वो किसी तरीके से पुल बैक कर लें। कायद आजम ने क्या खूब कहा था कि वो मुसलमान जो कि भारत में पीछे रह जाएंगे, वो पूरी जिंदगी वो एक ही चीज साबित करने में लगे रहेंगे कि हम बड़े ऑफ कोर्स देशभक्त हैं, और बाकी कोई होगा तो वो देशद्रोही होगा। हम बड़े देशभक्त हैं। सो उनको अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए ये इस तरह के टोटके करने पड़ते हैं, ये इरफान पठान जैसे लोगों को, जो कि इनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑफ कोर्स उसकी बिना पे कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह की गिमिक्स करके तो वो अपनी वहां मुआशरे में कोई हैसियत बनाने के ऑफ कोर्स काबिल होते हैं। अदरवाइज जुहू जैसी जगह और वो जो नया मुंबई जैसी जगह है, वहां पे जो नई बिल्डिंग बनती है वहां पे बोर्ड उन्होंने बाहर लगा के रखा हुआ होता है कि आप भले एक्टर हैं, आप भले क्रिकेटर हैं, आप जो कोई भी हैं, आपको हमने फ्लैट नहीं देना अगर आप मुसलमान हैं। तो ये तो इनकी वहां पे इज्जत है। तो इसीलिए तो कायदे आजम बड़ा खूबसूरत कह के गए थे कि ये पूरी जिंदगी लगे रहेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे अपने आप को देशभक्त साबित कर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाक भारत मैच के हवाले से भी बात हुई, सोशल मीडिया पर एक्सट्रीमिज़म के हवाले से भी बात हुई। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।